गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो दो टॉपिक आपने पढ़े थे, एक तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट और दूसरा था आपका माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। उसके बाद ये थर्ड और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का आपका माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर और यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं? व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? देखिए, पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, जो केमिकल substance that are used as eradicate the pest are known as a pesticide। उन्हें क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी पेस्टिसाइड्स कितने अलग अलग टाइप के होंगे। मान लीजिए अगर कोई हर्ब्स के ऊपर केमिकल सब्सटेंस एक्ट कर रहा है और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? हर्बिसाइड। क्या कहेंगे उसे? हर्बिसाइड्स कहेंगे। ठीक है। हर्ब्स मतलब जो खरपतवार उगाते हैं। खरपतवार का मतलब क्या होता है? जो आपकी फसलों के साथ, जो क्रॉप्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स आपके ग्रो कर जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है। तो जो केमिकल सब्सटेंस उन हर्ब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? हर्बिसाइड्स कहा जाएगा। क्या कहेंगे उन्हें? हर्बिसाइड्स कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट आता है इसके अंदर हर्बिसाइड के बाद, सेकंड है आपका फंजीसाइड, या फंगस के अगेंस्ट जो यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फंजीसाइड। ठीक है। इसी तरीके से इंसेक्ट के अगेंस्ट जो यूज किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिसाइड। क्या कहेंगे बेटा? इंसेक्टिसाइड। ये इंपॉर्टेंट आपके केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल आपके एग्रीकल्चर में किया जाता है। किस फॉर्म में बेटा? पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में। ठीक है। तो हर्ब्स के अगेंस्ट हर्बिसाइड, फंगस के अगेंस्ट फंगिसाइड, और इंसेक्ट के अगेंस्ट जो केमिकल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है बेटा आपका निमेटिसाइड्स और रोडेंटिसाइड। निमेटिसाइड और रोडेंटिसाइड। जो निमेटोड हैं, निमेटोड जनरली माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके अगेंस्ट जो केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निमेटिसाइड्स। ठीक है। एक आता है रोडेंटोसाइड। जो रोडेंट्स हैं, कुतरने वाले जो आपके स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रोडेंट्स, जैसे आपका माइस हो गया, या फिर आपके जो और भी ज़्यादा जैसे स्क्विरल्स हो गई आपकी, ये जो रोडेंट्स होते हैं इनको किल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रोडेंटोसाइड्स कहा जाता है। ठीक है। रोडेंट्स हो गए आपके, एक आपके निमेटोड्स हो गए जिनके अगेंस्ट क्या यूज किए जाती हैं? निमेटिसाइड्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला आता है एक्रीसाइड्स। एक्रीसाइड्स कौन से हैं? एक्रीसाइड्स में आते हैं आपके जो माइस, टिक्स, ये आपके एक्रीसाइड्स में यूज किए जाते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस आपके टिक्स को या लाइसिस को या बग्स को भी कह सकते हो, सॉरी, लाइस एंड टिक्स या बग्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो यूज किए जाते हैं केमिकल सब्सटेंस, उन्हें क्या कहा जाएगा? एक्रीसाइड्स कहा जाता है। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स हैं पेस्टिसाइड्स के जो अलग अलग यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर्स के अंदर। अब देखिए इसके अंदर आता है एक जो आपके हर्बिसाइड्स हैं वो आपके नेचुरली कैसे बनते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं और कैसे वो हर्ब्स को कंट्रोल करते हैं नेचुरली। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर बायो हर्बिसाइड। कौन सा आएगा? बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं? जो केमिकल से ना बने हुए हों बल्कि प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म से ही उनको प्रिपेयर किया जाए डायरेक्टली, उन्हें क्या कहा जाएगा? बायो हर्बिसाइड्स कहा जाता है। बायो हर्बिसाइड्स के अंदर आपका जो पहला एग्जांपल आता है जो आपने ऑक्सिन हार्मोन के अगेंस्ट पढ़ा था, 2,4-D। कौन सा था? 2,4-D। ठीक है। ये आपका
नेचुरल बायो हर्बिसाइड्स है, ये हर एक प्लांट आपका क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में, कोई ज़्यादा अमाउंट में बना लेता है, कोई थोड़ा कम अमाउंट में बनाता है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में बनाता है प्लांट, आप देखते हैं उस प्लांट के नीचे कोई भी हर्ब जो है वो यहाँ पे ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्लांट जो है इसको नेचुरली बनाता है और बहुत लार्ज अमाउंट में बनाता है, तो ये आपका सेक्रेट होता रहता है और नीचे की तरफ आता रहता है। तो कोई भी हर्ब्स अगर ग्रो करेगा तो ये क्या करेगा, उसको वहीं पे किल कर देगा, मार डालेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल हर्बिसाइड्स कहते हैं। हालांकि इसको केमिकली भी बनाया जाता है, इसको जो आपके वीट होते हैं उसके अंदर हर्ब्स की स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसी नाम से इस्तेमाल किया जाता है 2,4-D। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, IAA, IBA, कौन सी होती है ये, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और ये कौन सा है बेटा, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। कौन सी है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये दो आपके और नेचुरल हर्बिसाइड्स हैं जो आपके सेक्रेट किए जाते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के द्वारा ही, और ये भी आपके नेचुरली आपके लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में आपके ग्रो किए जाते हैं। लेकिन ये 2,4-D जितने आपके असरकारक नहीं होते, उतने असरदार नहीं होते जितना आपका 2,4-D होता है। ये तो क्या करता है, दूसरे तीसरे दिन ही हर्ब्स को किल कर देता है, जबकि इनको हर्ब्स को किल करने में कम से कम 7 से 8 दिन का समय लग जाता है, और उससे भी ज़्यादा लग जाता है। अगर मान लीजिए हर्ब्स थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसके अगेंस्ट तो ये काम ही नहीं कर पाते। ये तो हर्ब चाहे कितना भी बड़ा हो उसके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर साइज ऑफ हर्ब्स के ऊपर ही काम करते हैं। अगर हर्ब का साइज बढ़ जाएगा तो इनका जो आपका काम है वो खत्म हो जाता है। छोटे के ऊपर ये काम करते हैं, बड़े हर्ब्स के ऊपर ये काम नहीं करते। जबकि 2,4-D छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी के अगेंस्ट क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस आती है भाई, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, बायो हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहला आता है कि जो आपका पेस्टिसाइड होता है या फिर आप कह सकते हो इसको हर्बिसाइड है, ये दोनों के दोनों आसानी से इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इजीली अवेलेबल इन मार्केट। ये आसानी से अगर अवेलेबल हैं तो फिर आप आइडियल पेस्टिसाइड या फिर आइडियल इसको क्या कह सकते हो, हर्बिसाइड्स। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैसे होना चाहिए ये नेचर में, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का जो हर्ब है उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल, जिसे आप क्या कहोगे, हर्बिसाइड्स कहोगे, वही एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी हर्ब्स के अगेंस्ट कोई भी केमिकल आपका एक्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइप के हर्ब्स के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर टाइप का आपका जो केमिकल है वही एक्ट करेगा। तो इनका नेचर कैसा होना चाहिए बेटा, स्पेसिफिक होना चाहिए। तीसरा क्या आता है, ये नॉन परसिस्टेंट होने चाहिए। परसिस्टेंट मतलब ये लंबे समय तक आपके पर्यावरण में नहीं टिकने चाहिए। अगर ये लंबे समय तक आपके पर्यावरण में टिकेंगे तो फिर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये नॉन परसिस्टेंट होने चाहिए। आपने यूज किया, यूज करने के 2, 4, 5, 7 या 10 दिन के अंदर अंदर ये डिग्रेड हो जाए, टूट जाए और आपके जो सोइल कंटेंट है उसके अंदर मिक्स हो जाए, तो फिर आपके क्या हो गए, नॉन परसिस्टेंट। और अगर कोई ऐसा हर्बिसाइड या ऐसा पेस्टिसाइड जो आपका स्प्रे करने के बाद लंबे समय तक टिकता है मिट्टी के अंदर, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो वो क्या करता है, आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी डिक्रीज करता है सोइल के, साथ ही साथ आपके एनवायरनमेंट को भी क्या करता है, हार्म करता है। तो नॉन परसिस्टेंट होने चाहिए। चौथा पॉइंट आता है, दे आर नॉन हार्मफुल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। कैसा होना चाहिए, नॉन हार्मफुल होना चाहिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स।